नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम बाल विकास के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 1000 प्रश्नों की सीरीज को लेकर आए थे। तो चलिए देखते हैं, बगैर समय गंवाए हुए अपने क्वेश्चनों पर आते हैं। किस शिक्षा नीति के लिए कोठारी आयोग के सुझाव लिए गए हैं? अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 1 है 1992, 1986, 1968 या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग अपने आंसर। किस शिक्षा नीति के लिए कोठारी आयोग के सुझाव लिए गए हैं? देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोठारी आयोग ने सुझाव दिए थे जो वो उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए 1968 में एक शिक्षा नीति आई थी। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा नीति आई थी। 6 से 8 तक की जो क्लासेस होती हैं उसके लिए मेनली ये नीति आई थी। और जो तो फिर आप लोग कहेंगे 1986 में ये कौन सी नीति आई थी? तो आपको मैं बता, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपको बता दूं मैं कि स्वतंत्रता के पहले कोठारी आयोग का ये कमीशन गठित हुआ था 1964 से 66 में। 1964 से 66 में कोठारी आयोग की अनुशंसा पर यह शिक्षा नीति आई थी। कोठारी आयोग ने अपने सुझाव दिए थे इस शिक्षा नीति पे, लेकिन तब जो शिक्षा है वो राज्य सूची का विषय था साथियों। और इसके बाद 1976 में संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में लिया गया। तो जब समवर्ती सूची में शिक्षा आई, इसके बाद जो नीति आई है अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो आई है 1986। तो देश में व्यापक रूप से लागू होने वाली पहली शिक्षा नीति थी 1986। और कोठारी आयोग के सुझाव लिए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। RTE 2009 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात 1:40 है। बी, प्राथमिक स्तर पर हमेशा शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 है। प्रवेश शुल्क लेने पर ली गई राशि का 20 गुना जुर्माना, या प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 200 तथा कार्य घंटे 800 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। चलिए बताइए आप लोग। आप लोगों को मैं बता दूं, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र का अनुपात 1:40 है। ये हो गया गलत। ये 1:40 नहीं है, 1:35 है। 35 छात्रों पर एक शिक्षक। उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 छात्रों पर एक शिक्षक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर हमेशा शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 है। यह भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर हमेशा शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 नहीं होता। यह डिपेंड करता है छात्रों की संख्या पर। अब मान लीजिए किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, तब ये अनुपात 1:30 होगा। तब ये अनुपात 1:30 होगा, मतलब 30 छात्रों पर एक अध्यापक। और अगर ये छात्रों की संख्या बढ़कर 200 प्लस हो जाती है, तब ये हो जाएगा 35:1, मतलब 35 छात्रों पर एक शिक्षक। तो ये हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा अनुपात, इसलिए एक कथन गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रवेश शुल्क लेने पर ली गई राशि का 20 गुना जुर्माना। ये भी साथियों को गलत हो जाएगा ऑप्शन। प्रवेश शुल्क लेने पर ली गई राशि का 10 गुना जुर्माना लगता है। यहां पे 20 गुना है इसलिए गलत है, 10 गुना जुर्माना। देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार सभी को
मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो अगर कोई भी अध्यापक या प्रधान अध्यापक ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो ली गई राशि का 10 गुना जुर्माना लगता है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 200 तथा कार्य घंटे 800 है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल, प्राथमिक स्तर पर जो एक साल में कार्य दिवस हैं वो 200 हैं। 200 दिन मिनिमम आपको पढ़ाना ही है छात्रों को, तथा कार्य घंटे 800 हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने भागों में विभाजित किया है, बताइए आप लोग साथियों। 5, 6, 4 या 7 भागों में। तो बगैर टाइम को गवाए हुए मैं आप लोगों को बता दूं, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में विभाजित किया है, ज्ञानात्मक पक्ष को, और ये 6 भाग निम्न हैं। फर्स्ट है ज्ञान, सेकंड है बोध, थर्ड है अनुप्रयोग, फोर्थ है विश्लेषण, फाइव है संश्लेषण, और 6 है साथियों मूल्यांकन। तो ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में विभाजित किया है साथियों, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की गई, किस शहर में या किस देश में स्थापित की गई साथियों? आपके पास ऑप्शन है पोलैंड, न्यूयॉर्क, लिप्जिंग या कोलकाता। बताइए आप लोग, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला है साथियों, वो स्थापित की गई है लिप्जिंग, जर्मनी में। ये स्थापित की गई है साथियों लिप्जिंग में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम वुंट द्वारा। विलियम वुंट द्वारा 1789 में, विलियम वुंट द्वारा 1789 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेशन का। सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, या ये कह लीजिए सुल्तान नामक वनमानुष पर प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है साथियों पावलोव, थांडाई, कोहलर या स्किनर। और आप लोगों को बता दूं, ये चारों मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की सिद्धांत दिए हैं या थ्योरी दी हुई हैं। तो सुल्तान नामक वनमानुष पर सीखने की थ्योरी में किसने अपना प्रयोग किया है, आपको ये बताना है साथियों। बताइए, ऑप्शन बता दूं मैं आपको, सुल्तान नामक वनमानुष पर कोहलर ने अपना प्रयोग किया है, जिन्होंने इनसाइट थ्योरी या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है, या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। ये तीनों सिनोनिम से आप नोट डाउन कर सकते हैं। पावलोव ने दिया था प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। थॉर्नडाइक ने दिया था प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या तत्परता का नियम, इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर। स्किनर के सिद्धांत को कहते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इन्होंने प्रयोग किया था कबूतर पर या चूहों पर। चलिए नोट कर लीजिए साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न भाषाई कौशलों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो भाषाई कौशल होते हैं 4 प्रकार के, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इनको सही क्रम में व्यवस्थित करना है साथियों। ए ऑप्शन है बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना। बी है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सी है पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। डी है लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना। पता है ये साथियों। और भाषाई कौशल से हर बार सीटेट के एग्जाम में या यूपी टेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है साथियों। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है अच्छे से। आपको मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और याद के लिए आपको मैं ट्रिक भी बता रहा हूं, हिंदी में होता है शुभोपाली, शुभोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सर्वप्रथम जो बच्चा होता है या जो इंसान होता है वो सुनता है, किसी चीज को सुन के ही सीखता है। जब वो सुनेगा फर्स्ट, फिर वो बोलेगा सुन के, फिर वो पढ़ेगा एंड देन फिर लिखेगा। अगर इनमें से कोई भी क्रम उसका आगे पीछे होता है तो फिर ये चारों क्रम गलत हो जाएंगे। अगर बच्चा सुन नहीं सकता है तो वो कभी बोल भी नहीं पाएगा, पढ़ भी नहीं पाएगा एंड देन लिख भी कभी नहीं पाएगा। इसलिए ये सारे क्रम अंतः संबंधित होते हैं साथियों। इस बात को आप एक बार और सुन लीजिए, ये सारे क्रम अंतः संबंधित होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है क्या कहलाता है? और अधिगम विकलांगता से हर बार क्वेश्चन आता है डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया या ध्वनि संबंधी विकार। बताइए साथियों आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बताऊं मैं आपको। डिसलेक्सिया होती है पठन संबंधी विकार। जिस छात्र को किताब पढ़ने में या न्यूज़पेपर पढ़ने में या ये कह लीजिए पढ़ने में कठिनाई का अनुभव हो, वो होता है डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार। डिसकैलकुलिया को समझते हैं। डिसकैलकुलिया होता है गणित में जो विकार हो या गणना संबंधी विकार, कैलकुलेशन को सॉल्व करना हो, एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये छात्र आसानी से नहीं कर सकता है दोस्तों। तो कि डिसकैलकुलिया में जो विकार आएगा वो आएगा गणित संबंधी विकार। नेक्स्ट देखते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया होता है लेखन संबंधी विकार, लिखावट संबंधी विकार। तो लिखावट में कठिनाई शामिल कहलाता है डिसग्राफिया, लेखन संबंधी विकार। ध्यान संबंधी विकार ये होता है अटेंशन डिसऑर्डर। इसमें छात्र का मन नहीं लगता है, एक जगह एकाग्रचित नहीं होता है छात्र, तो ये होता है ध्यान संबंधी विकार। फिलहाल इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया, ऑप्शन नंबर सी। लिखावट में कठिनाई को कहते हैं डिसग्राफिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील योजना प्रारंभ कराने का मुख्य कारण क्या था? समाज विस्तार करना, रोजगार बढ़ाना, नामांकन संख्या बढ़ाना, अध्यापकों का विकास करना। बताइए साथियों। आपको बता दूं मिड डे मील योजना का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 1995 के दिन मिड डे मील योजना का प्रारंभ हुआ था साथियों। आप ये डेट नोट डाउन कर सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1995 के दिन मिड डे मील योजना का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। और इसका मुख्य उद्देश्य ये था अशक्त और जो मुख्य धारा से छूटे हुए बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं आ सकते, तो उनके लिए नामांकन संख्या बढ़ाना इसका मिड डे मील का प्रमुख उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्न में कौन सा योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। जी सेकंड देखते हैं शिक्षार्थी की प्रगति का लगातार और व्यवस्थित आकलन। सी है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। या डी है शिक्षा सामग्री के विश्लेषण पर केंद्रित।
चलिए बताइए आप लोग अपना आंसर। और ये जितने भी क्वेश्चन लिए हैं साथियों इस सेशन में, हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया है और सेम ही पैटर्न हर एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चनों का पैटर्न देखने को मिलेगा। हर वर्ष ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको बताऊं मैं, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना होता है रूपात्मक आकलन। रूपात्मक आकलन ड्यूरिंग, जो पढ़ाने के दौरान साथ साथ ही तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान की जाए, वो होती है रूपात्मक आकलन में आती है। साथियों यहाँ पे पूछा है योगात्मक आकलन, तो इसके बारे में आपको बता दूं मैं, ये होता है सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। समेटिव, इसे इंग्लिश में कहते हैं योगात्मक को समेटिव। समेटिव इवैल्यूएशन योगात्मक मूल्यांकन होता है जो साथियों सत्र के अंत में होता है। शिक्षार्थी के प्रदर्शन का जो अंतिम आकलन होता है उसे कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्न में कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है? ठीक है, तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। चलिए बताइए साथियों आप लोग अपना आंसर। समायोजन को जो बढ़ावा देती हैं चीज़ें या जो गलत इफेक्ट डालती हैं, गलत इफेक्ट जो डालती हैं वो है तीव्र उत्सुकता। तीव्र उत्सुक होगा अगर वयस्क या छात्र तो वो समायोजन समाज में नहीं कर सकता है सही से। अपराध का जुनूनी विचार, अपराध होगा जहाँ पे वहाँ पे समायोजन तो होगा ही नहीं। बीमारी का डर, बीमारी का डर भी जहाँ पे होगा समायोजन से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। नेक्स्ट है न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। जी बिल्कुल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त जहाँ वातावरण होगा, जहाँ पे चिंता से मुक्त वातावरण व्याप्त होगा, वहाँ पे समायोजन बहुत अच्छे से और तीव्रता से होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल में डॉट को डॉट के अनुरूप होना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सीटेट एग्जामों में पूछा गया है। बताइए आप लोग। ऑप्शन देखते हैं। बच्चों व्यवस्था, व्यवस्था बच्चों, बच्चों शिक्षक या बच्चों कक्षा। एनसीएफ 2005 नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, इसका फुल फॉर्म होता है साथियों नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। और एनसीएफ 2005 यशपाल समिति, यशपाल समिति 1992, जो एनसीएफ 2005 है साथियों वो यशपाल समिति 1992 की अनुशंसा पर लाया गया था, समूचे देश में स्थापित किया गया था यशपाल समिति 1992 की अनुशंसा पर। चलिए बताइए आप लोग इसका आंसर। देखिए पहला ऑप्शन है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों को व्यवस्था के अनुरूप नहीं करना है तो ये इसका गलत हो गया साथियों। सेकंड देखते हैं, व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। जी बिल्कुल, एनसीएफ 2005 में यही बात कही गई है कि बच्चों को व्यवस्था के अनुरूप नहीं करना है वरन व्यवस्था को बच्चों के रूप में अनुसार करना है, तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पावलोव ने, कोहलर ने, स्किनर ने या थॉर्नडाइक ने? और सीखने के सिद्धांत से हर बार हर बार क्वेश्चन आता है, चाहे आपका टीईटी का एग्जाम हो या सीटेट का एग्जाम हो, हर बार साथियों एक क्वेश्चन आता है
जो लर्निंग थ्योरीज हैं उनसे। तो चलिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपको बता दूं, अभ्यास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर द्वारा दिया गया। और इनसाइट थ्योरी, सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर द्वारा। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी हुई थी पावलोव के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो दिया गया था पावलोव के द्वारा दिया गया था। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? अनुभव, रुचि, पाठ्य पुस्तक पठन या जिज्ञासा? प्रथम सोपान क्या है सीखने की प्रक्रिया का? छात्र कैसे सीख सकता है, कैसे मोटिवेट होता है सीखने के लिए, ये बताना है आपको। तो आपको बताऊं मैं, अनुभव से सीखने का कोई कनेक्शन है नहीं, रुचि से भी नहीं है और पाठ्य पुस्तक से भी नहीं है। जब तक आपके मन में, अंतर मन में सीखने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी नहीं होगी, तब तक आप कोई चीज सीख नहीं सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जिज्ञासा। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। स्किनर ने चूहों के अलावा किस पर प्रयोग किया? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मानिए कि सीडीपी का बिल्कुल बेसिक है और यही आता है एग्जाम में, और अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। बताइए, कबूतर, बिल्ली, चिंपैंजी या निम्न में से कोई नहीं? स्किनर ने जो सीखने के सिद्धांत दिए हैं उन्होंने चूहों के अलावा निम्न में से और किस पर अपना प्रयोग किया है, ये बताना है आपको। तो चलिए बताइए आप लोग। तो चलिए साथियों, आपको बता दूं मैं, स्किनर ने चूहों के अलावा कबूतरों पर भी अपने प्रयोग किए हैं। जो सीखने के सिद्धांत हैं उन्होंने चूहों और कबूतरों पर अपने मुख्य प्रयोग किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। टीएटी परीक्षण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है लियोपोल्ड बैकल, मॉर्गन एंड मुर्रे, हरमन रोर्सा या अब्राहम मैस्लो। चलिए बताइए साथियों आप लोग अपने आंसर। टीएटी परीक्षण है, ये आपको मैं बता दूं, व्यक्तित्व को मापने की एक विधि है। इसके द्वारा व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है और टीएटी परीक्षण प्रतिपादित किया था मॉर्गन एंड मुर्रे ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बता दूं साथियों आपको, अब्राहम मैस्लो ने दिया था आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, और आपको बता दूं हरमन रोर्सा ने जो दिया था इंक ब्लैंक टेस्ट, मतलब कि स्याही धब्बा परीक्षण, और लियोपोल्ड बैकल ने दिया था कैट, CAT, कैट परीक्षण दिया था लियोपोल्ड बैकल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। शून्य, नकारात्मक, सकारात्मक या ये सभी? सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें सीखने का जो स्थानांतरण हो सकता है वो दोस्तों वो कैसा हो सकता है, बताइए आप लोग। तो आपको मैं बता दूं, शून्य भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। इसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। नकारात्मक हो सकता है वो ऐसा कि मान लीजिए आप कार चलाना जानते हैं अमेरिका में, और वही कार आप इंडिया में आएंगे तो यहाँ पे तो सब रूल रेगुलेशन अलग है, स्टीयरिंग जो लेफ्ट में थी यहाँ पे राइट में है, तो इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम होगी गाड़ी चलाने में। तो नकारात्मक ये हो गया। और सकारात्मक होता है, जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना जानते हैं और बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो इस प्रकार से सकारात्मक हो गया। और शून्य ये है कि मान लीजिए आप साइकिल चलाना जानते हो और कोई आपसे कहेगी एरोप्लेन के बारे में समझाए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो इस प्रकार से सीखने का स्थानांतरण होगा वो शून्य होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी।
तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? चलिए बताइए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? प्रेरणा, सीखना, चिंतन या स्मृति? बताइए साथियों। और हर एग्जाम में एक कथन और एक पुस्तक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एक कथन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखना। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। डाल्टन शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? बहुत सारी विधियां दी हुई हैं सीखने की, उसमें से एक है डाल्टन विधि। उसका प्रतिपादन किसने किया? फ्रॉबेल ने, मिस हेलेन पार्खर्स्ट ने, किलपैट्रिक ने या सुकरात ने? बताइए आप लोग। देखिए आपको बता दूं, फ्रॉबेल ने दी है किंडरगार्टन पद्धति, सीखने की किंडरगार्टन पद्धति। मिस हेलेन पार्खर्स्ट ने दी है डाल्टन विधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाल्टन विधि का प्रतिपादन किया मिस हेलेन पार्खर्स्ट ने। डाल्टन विधि को ठेका विधि भी कहते हैं, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये सिनोनिम्स है इसका। और किलपैट्रिक ने दी है प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि किलपैट्रिक के द्वारा प्रतिपादित की गई। सुकरात ने दी है प्रश्नोत्तर विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है? बताइए, प्राथमिक, स्थिर, गौण या गत्यात्मकता? बताइए आप लोग, आनुवांशिकता को कैसी संरचना माना जाता है? प्राथमिक, स्थिर, गौण या गत्यात्मकता? तो आपको मैं बता दूं, आनुवांशिकता को ऑलवेज स्थिर संरचना माना जाता है। वो इस वजह से आनुवांशिकता के द्वारा ही हमारे जीन एक दूसरे में जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो आज से 100 साल पहले भी आपके परिवार में आपके जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके जो गुण हैं वो आप में आते हैं। 50% गुण आनुवांशिकता के होते हैं साथियों, और 50% वातावरण इफेक्ट डालता है। तो 50% जो आप में आएंगे ये गुण, ये आपकी आनुवांशिकता से आएंगे। तो ये हमेशा स्थिर संरचना मानी जाती है साथियों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, गंदी आयु की अवस्था किसे कहते हैं? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या वयस्क अवस्था को? जो गंदी आयु की अवस्था होती है वो निम्न में से कौन सी है? साथियों, गंदी आयु की अवस्था होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को ही गंदी आयु कहते हैं। वो इस वजह से, नेगेटिव वे में मत लीजिए आप गंदी आयु को, वो इस वजह से बालक छोटा होता है, स्कूल जाता है तो कभी कभी इंक शर्ट पे गिर जाती है, वो खेलता है, टिफिन धूल में खेलता है, मिट्टी में खेलता है, इस वजह से इसे गंदी आयु कहा गया है। चलिए खत्म करते हैं आज के सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का नवोदन क्लासेस से जुड़ने के लिए, और जो आपके सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।